जो मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है बच्चों को, उनके लिए हाइड्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है? फैमिली मेंबर है, उनका फेवरेट डायलॉग होता है कि पानी नहीं पीना नहीं तो पेट बढ़ जाएगा। सिजेरियन सेक्शन के बाद कई बार मेरे पास मदर्स आती हैं और उन्होंने फ्रूट्स खाना बंद कर दिया होता जी बिल्कुल खा सकते हैं। है। नॉनवेज कब खा सकते हैं? आप अपने डिलीवरी और सिजेरियन के बाद सेकेंड थर्ड डे कई मदर्स को दूध कम आता है। रिलैक्स, ऐसी कोई मॉमी नहीं है जिसको दूध नहीं आए। एक बच्चा लेने के बाद माँ नेक्स्ट जब बच्चा लेती है तो कितना साल का गैप? पहला बच्चा कम से कम 4 साल। सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी हो गई तो क्या नेक्स्ट टाइम हम माँ को सिजेरियन सेक्शन करना एकदम जरूरी है? बच्चे का वजन 2.5 से 3 किलो रहा तो माँ का पेट निकल जाता है। ये सर आपका ही नहीं, ये मेरे ख्याल से पूरे विश्व का सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है। दोस्तों आज हमारे साथ हैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शेफाली ददीश मैडम। मैडम को 20 इयर्स एक्सपीरियंस है मदर की केयर में और तरह तरह की गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ डील करने में। मैडम हमारे साथ जुड़ रही हैं बीकानेर से। मैडम श्री कृष्णा मैटरनिटी हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर में काम करती हैं, इनका अपना हॉस्पिटल है और मैडम का एक काफ़ी बड़ा यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। मैडम अक्सर अपने नॉलेज से मदर्स को हेल्प करती हैं उनकी डिलीवरी और उनके जो रिकवरी और तरह तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो आज मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। थैंक यू मैडम हमारे चैनल पर आने के लिए। हमारे दर्शकों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मदर के हेल्थ के रिगार्डिंग, तो उसके लिए हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म एंड अ बिग हेलो टू ऑल माय प्रेग्नेंट लेडीज, वुड बी मॉमीज और जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी जर्नी टू ऑल ऑफ यू। बताइए सर। मैडम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मदर के माइंड में हमेशा होता है कि जो सिजेरियन सेक्शन है उसके बाद मदर कितने जल्दी रिकवर कर लेती है और कब बच्चे को माँ देख सकती है और कब बच्चे को माँ अपना ब्रेस्ट फीड मतलब स्तनपान शुरू कर सकती हैं और नॉर्मल डिलीवरी में कितने देर पे स्तनपान शुरू कर सकते हैं? जी सर, वैसे तो बच्चे को देखने की यदि बात करें तो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन सेक्शन हो, हम इमीडिएटली मदर को उसका बेबी दिखाते हैं, उसके ऊपर रखते हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराते हैं ताकि ये बॉन्डिंग इनिशियल मोमेंट, द मोमेंट बच्चा बाहर आया तभी से चालू हो जाए। नॉर्मल डिलीवरी का ये फायदा है कि पेन डिलीवरी के होते ही कम हो जाता है या बोलूं तो गायब हो जाता है, तो मदर एकदम फिट होती है और इमीडिएटली डिलीवरी के बाद मान लीजिए कि जैसे ही हम उसे शिफ्ट करते हैं कॉटेज में, हम तुरंत ही ब्रेस्ट फीडिंग चालू करवा देते हैं, जिसमें कि हम इनिशियली ही ब्रेस्ट मसाज करके रखते हैं ताकि स्टिमुलेटेड रहे, जल्दी जल्दी उसकी ब्रेस्ट फीड आए। सिजेरियन की बात करूं तो क्योंकि अक्यूट पेन में रहती है माँ, जैसे ही स्पाइनल एनेस्थीसिया जाता है बहुत पेन होता है, स्टिचेस में थोड़ा डिसओरिएंटेशन रहता है, तो हम नॉर्मली एक बार ट्राई तो हम फिर भी करते हैं कि 2-3 घंटे के बाद में ही हम ब्रेस्ट फीड पे लगाएं, लेकिन मदर की हेल्थ यदि अलाउ नहीं करती तो समटाइम्स इट मे टेक लाइक 5-6 आवर्स जब तक कि उसकी शिवरिंग सेटल होती है, उसका पेन सेटल होता है, वो वापस से ओरिएंटेशन में आती है। तो इस तरह से हम ब्रेस्ट मिल्क को इनिशिएट करते हैं और अगर मदर एकदम हेल्दी है सिजेरियन के बाद में तो एज सून एज पॉसिबल, समटाइम्स इवन इन लाइक 1-2 आवर्स हम ब्रेस्ट मिल्क चालू करवा देते हैं बेबी का। और एक क्वेश्चन जो सिजेरियन सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी में मदर्स के डाउट रहती है कि जो एक सिजेरियन सेक्शन मदर है उसके लिए लोग सोचते हैं कि इनकी डाइट में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी, बट ऐसा मैंने साइंटिफिकली तो नहीं देखा है कि कहीं पे भी सिजेरियन सेक्शन मदर की डाइट में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन की जरूरत है। तो आपका क्या ओपिनियन है कि एक नॉर्मल डिलीवरी मदर और एक सिजेरियन सेक्शन जो मदर है उनकी जो डाइट है आफ्टर बच्चे की डिलीवरी वो क्या अंतर होता है या फिर कोई अंतर नहीं है? सर अंतर बहुत होता है घर वालों के अकॉर्डिंगली, लेकिन हम तो नॉर्मल डिलीवरी में अगर आप माने तो मैं बाहर आते ही उन्हें कंग्रेचुलेट करती हूँ और यही बोलती हूँ कि आप अच्छा सा कैलोरी से भरा हुआ खाना आप हमारी डिलीवर्ड मॉम के लिए ले आइए, क्योंकि एक बहुत बड़े तूफान से वो निकले हैं, उन्होंने इतना एक्सर्ट किया है, बिल्कुल एग्जॉस्टेड है। लेकिन आप मानेंगे हर फैमिली वाला मुझे एक ही बात बोलता है कि मैं चाय बिस्किट ले आऊं, तो मैं उस समय उसको बोलती हूँ कि चाय और मैदे का बिस्किट विल गिव नथिंग। तो आप नॉर्मल डिलीवरी के इमीडिएटली बाद में अच्छे से दूध, दलिया, घी डाल के वट एवर यू वॉन्ट अच्छा कैलोरिक चीज स्टार्ट कर दीजिए। सिजेरियन की यदि बात करें तो भी उनको बहुत वहम होता है कि नमक नहीं देना, कैलोरीज नहीं देनी, रोटी नहीं देनी, खिचड़ी दलिया भी चौथे पांचवें दिन जाके वो चालू करते हैं, थोड़ा थोड़ा देना है, एक साथ उनका पेट नहीं भरना, जिसकी वजह से उनकी रिकवरी, उनका ब्रेस्ट फीडिंग सबका बैंड बच जाता है। तो आपसे ये प्लीज एक अपील है कि सिजेरियन सेक्शन में भी 7 से 8 घंटे के बाद में आप आराम से आटा बिस्किट, फैन, फीका बिस्किट, रस जो भी पसंद है आप उन्हें दे सकते हैं। आपको दूध की मात्रा इनिशियली 2-3 दिन कम देनी है क्योंकि मॉमीज को गैस बनती है, क्योंकि वो लेटे रहते हैं। एज सून एज थर्ड डे एंड्स हम दूध की मात्रा भी बढ़ा देते हैं, डेली आप 1-2 ग्लास दूध ले सकते हैं। 8 घंटे के बाद में हम पतला दलिया, खिचड़ी, ओट्स, पॉरेज सब अलाउ करते हैं, क्योंकि यदि आप इसे नहीं खाएंगे, फाइबर टाइम पे नहीं लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स हो जाएगा। तो आपको ये सब स्टार्ट करना है। 1-2 दिन के बाद में आप चपाती, दाल, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स है लाइट, वो सब ले सकते हैं। नमक, हल्दी, हींग, जीरा, सारे स्पाइसेस ऐड करें, क्योंकि आपको गैस्ट्राइटिस नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी और आपका जो गट मोटिलिटी है वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा यदि आप हमारी बताई गई डाइट अपने सिजेरियन डिलीवरी पेशेंट में फॉलो करेंगे। तो आप पानी भरपूर पिए, खाना अच्छे से खाएं, तो देखना कि झटपट रिकवरी होगी हमारी सिजेरियन मॉमी। और लाल मिर्च थोड़ा अवॉइड करना है क्योंकि उससे थोड़ा जलन होती है, राइट? जी, लाल मिर्च अवॉइड करें, आप काली मिर्च ले सकते हैं।
10-15 दिन के बाद में आप थोड़ा-थोड़ा करके अपनी लाल मिर्च भी चालू कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जो मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है बच्चों को, उनके लिए हाइड्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है? मतलब पानी या फिर दूसरे जो तरल पदार्थ हैं, कितनी मात्रा में लें, उसको कैसे समझें कि कितना मात्रा ज़रूरी है उनके लिए? और इसमें ये है कि कई बार लोग बोलते हैं कि ज़्यादा पानी मत पियो, पेट फूल जाएगा, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए मैम। सर, ये हर डिलीवरी पेशेंट की अटेंडेंट या जो फैमिली मेंबर है उनका फेवरेट डायलॉग होता है कि पानी नहीं पीना, नहीं तो पेट बढ़ जाएगा। और जबकि सर आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि पेट, फैट ये सिर्फ आपकी कैलोरीज, आपके घी इन्हीं चीज़ों से बढ़ेगा। पानी अमृत है। पानी आप जितना पिएँगे उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स वॉश आउट होंगे। ब्रेस्ट फीडिंग मम्मी जो डिहाइड्रेटेड रहती है, उनका हाइड्रेशन मेंटेन होगा। तो डेली आपको कम से कम 10-12 ग्लास पानी पीना है। जैसे मैं मेरे हॉस्पिटल में एक कॉमन प्रैक्टिस है कि एक बॉटल रखवाती हूँ हर जो भी डिलीवर्ड लेडी है उसके साइड में, और हमारा स्टाफ उसको मॉनिटर करता है कि वो बॉटल उसने जो 1-1.5 लीटर की है वो खत्म की कि नहीं। क्योंकि यदि आप रिलेटिव पे छोड़ेंगे, वो छुपाएंगे, करेंगे, उसे पानी नहीं पीने देंगे, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगा, यूटीआई हो जाएगा। तो पानी हमें 10-12 ग्लास गुनगुना, नॉर्मल ठंडा, जैसा उसे पसंद है वैसा देना है, तो उसकी रिकवरी बहुत जल्दी होगी, ब्रेस्ट फीड भी बहुत अच्छा आएगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मैडम कि सिजेरियन सेक्शन के बाद कई बार मेरे पास मदर्स आती हैं और उन्होंने फ्रूट्स खाना बंद कर दिया होता है। वो बोलती हैं कि मैंने 2 महीने से फ्रूट्स नहीं खाया क्योंकि लोग बोल रहे थे कि घाव पक जाएगा। तो क्या सिजेरियन सेक्शन के बाद फ्रूट्स खा सकते हैं और कब से खा सकते हैं? जी, बिल्कुल खा सकते हैं। इनफैक्ट हम 3rd डे के बाद से ही पपाया है, बनाना है, चीकू, ग्रेप्स ये सब अलाउ करते हैं। एप्पल, अनार के बारे में मेरा ये मानना है क्योंकि ये आयरन रिच होते हैं, तो कई बार हमको एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस करते हैं। तो आप इनको खाली पेट ना खाएँ। अगर आपने अपना ब्रेकफास्ट लिया है, आप 1 डेढ़ घंटे के बाद में अपना एप्पल, अनार ले लीजिए। इनफैक्ट एक मिक्स्ड फ्रूट का जो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि एक बोल ले लीजिए, जिसमें आप अपना सारे फ्रूट थोड़े-थोड़े डालें, ताकि आपके टेस्ट बड्स को भी अच्छा लगे और हर फ्रूट में जो भी एसेंशियल विटामिन है, वो सारा आप तक पहुँच जाएगा। रही सवाल टाँके पकने की, तो विटामिन सी, एसेंशियल बी कॉम्प्लेक्स ये सब चीज़ें हमारे स्कार को इनफैक्ट हील करेंगी। तो टाँके पकने का तो सवाल ही नहीं। जो लोगों को लगता है कि इसमें पानी आ जाएगा, इसमें खुजली आ जाएगी, इनफैक्ट अगर आप फ्रूट्स खाएँगे तो आपको सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, तो आपके टाँके जल्दी हील होंगे। तो आप अपनी डिलीवरी सिज़ेरियन के 3-4 दिन के बाद ही अपना फ्रूट खाना चालू कर दीजिए, और ब्रेस्ट फीड के टाइम पे भी आपको बहुत ठंडक महसूस होगी, यदि आप अपने जूस और फ्रूट्स को कंटिन्यू करें। और नॉन-वेज कब खा सकते हैं सिजेरियन डिलीवरी के बाद और या फिर नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी? नॉन-वेज फूड भी पूछते हैं, कई लोगों ने बंद कर दिया होता है। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल ये भी मैं सवाल सबको पूछती हूँ कि यदि आप नॉन-वेज खाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप 2nd-3rd डे के बाद में, इनफैक्ट 2nd डे से ही सिज़ेरियन के बाद आप अपना बॉइल्ड एग खा सकते हैं। आप जो अपना नॉन-वेज सूप हम बनाते हैं, दैट इज़ आल्सो लाइक वेरी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। आपका एम ये होना चाहिए कि आपको उसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालने, रेड चिली नहीं डालनी, आपको मिनिमम ऑयल और घी के अंदर उस चीज़ को पकाना है। तो कोई भी चीज़ यदि सूप फॉर्म में है, रोस्टेड है, तो ऑब्वियसली उसका जो प्रोटीन कंटेंट है, वो मेंटेन रहेगा। तो आप अपने डिलीवरी और सिज़ेरियन के बाद 2nd-3rd डे से ही अपना नॉन-वेज फूड और अपना एग स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट यू गेट ऑल द नेसेसरी प्रोटीन्स। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि मदर जो सिजेरियन सेक्शन के बाद कितने दिन बाद चल सकती है और कितना वॉक करना ज़रूरी है रिकवरी पीरियड में और किस तरह के एक्सरसाइज धीरे-धीरे करने चाहिए ताकि बॉडी जो है शिथिल ना पड़े, बॉडी में स्ट्रेंथ वापस आए? क्योंकि एक सर्जरी से गुजरना सिजेरियन सेक्शन से या फिर नॉर्मल डिलीवरी में भी काफ़ी मदर के बॉडी पे स्ट्रेस और काफ़ी पेन और कटना और बहुत तरह की उसके ऊपर मतलब शरीर के ऊपर काफ़ी कुछ गुजरता है। तो उससे रिकवरी के लिए थोड़ा मोबिलिटी की भी ज़रूरत होती है। तो किस तरह की मोबिलिटी एक्टिविटी में आना चाहिए डिलीवरी के बाद? सो मोबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, उसका बॉडी में कंप्लीटली सर्कुलेट होना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत बड़ी गलती है, जो कई बार हम नॉर्मल डिलीवरी और सिज़ेरियन के बाद प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो हमारे पैरों में रहता है, तो हमें जो डीवीटी, थ्रोम्बस बनता है, क्लॉटिंग बनती है, जो बहुत ज़्यादा एक घातक कंडीशन है, वो हो जाती है। लेकिन थैंकफुली अब डॉक्टर की सलाह लोग मानते हैं, सोशल मीडिया एक्टिव है, हम लोग बहुत ज़्यादा उनको समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो अब डीवीटी के केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि लोग अवेयर हैं, लोग हमारी बात मान के एक्सरसाइज टाइम पे चालू करते हैं। तो आपको सिज़ेरियन के बाद में 7-8 घंटे बाद ही हम सलाह देते हैं कि आप अपने हैंड्स का मूवमेंट, अपने लेग्स का मूवमेंट ऊपर-नीचे करना, अपने पैरों को फोल्ड करना, ये चालू कर दीजिए। 12-13 घंटे के बाद ही आप खुद अपनी करवट बदलिए। नॉर्मली जो एक ट्रेंड होता है कि 3 लोग लगते हैं, उसे धक्का देते हैं, उसकी करवट बदलवाते हैं, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता कि किस लेवल पे आके आपको पेन फील हो रहा है। तो आप आराम से अपने एक हाथ को बेड पे रखें, दूसरे से आप करवट लें, धीरे-धीरे जिस पोज़ीशन पे आपको लगता है कि पेन हो रहा है, वहाँ आप रुक जाएँ। पीछे पिलो लगाएँ, आगे भी पिलो लगाएँ। फिर आपको लगता है तो आप दूसरी तरफ टर्न करें। ये आप 12 घंटे बाद ही चालू कर दें। कई लोग 2nd डे खड़े हो जाते हैं, हमारी हेल्प से, हमारा नर्सिंग स्टाफ सब हेल्प करते हैं। अदरवाइज़ 100% जो डिलीवर्ड पेशेंट है सिज़ेरियन के बाद 3rd डे वो खड़े हो जाते हैं, उनका कैथेटर जो यूरिन की नली हम डालते हैं, वो हम निकाल देते हैं,
वो वॉक करके यूरिन के लिए जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो मसल्स बहुत स्टिफ हो गई हैं लेटे लेटे, उनकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो जाती है और फिजियोथेरेपिस्ट भी आपकी फिजियोथेरेपी चालू कर सकता है ताकि आपकी रिकवरी जल्दी होगी। जितनी जल्दी मसल्स एक्ट करना शुरू करेंगी उतना ही जल्दी आपकी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे और आप अपने बच्चों के साथ भी बॉन्डिंग ज्यादा डेवलप कर पाएंगे। मैडम एक और क्वेश्चन है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि कई मदर्स को दूध कम आता है, तो उस सिचुएशन में आप उनकी किस तरह से मतलब मदद करते हैं, क्या क्या उनको एडवाइस करते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ डाइट, सप्लीमेंट्स, क्या क्या सप्लीमेंट ले सकते हैं, या फिर जो टेक्निक है उसमें किस तरह से हम मदर्स की, आप क्या सजेस्ट करते हो मदर को, वो हम जानना चाहते हैं आपसे। जी बिल्कुल। जो डिलीवरी के बाद में काम जो टास्क होता है वो दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग ओनली, क्योंकि हमें उसी पे मेन अब कॉन्सेंट्रेशन होता है। फर्स्ट 2 डेज में ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि अभी ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन हार्मोन्स अपना काम करना चालू करेंगे, लेकिन जो घर के फैमिली मेंबर्स है वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, दूध नहीं आ रहा, दूध नहीं आ रहा, और वो जो डिलीवर्ड मॉमी है उसको भी बहुत टेंशन में डालते हैं। जितना ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन एंजाइटी उतना ही प्रोलैक्टिन कम हो जाता है और फीड नहीं आता। तो नंबर 1 इज रिलैक्स। ऐसी कोई मॉमी नहीं है जिसको दूध नहीं आएगा, लेकिन 72 आवर्स के बाद ही आपका एडिक्वेट मिल्क आना शुरू होगा। तो अपनी बॉडी को टाइम दें, अपने माइंड को रिलैक्स करें। सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट है बेबी को बार बार लैच करवाना। जितना बेबी आपके पास रहेगा, केएमसी करेगा, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करेगा, कैंगरू मदर केयर करेगा, लैच करेगा, उतना ही सकिंग रिफ्लेक्स से हार्मोन्स रिलीज होंगे, उतना ही जल्दी और अच्छा आपको मिल्क आएगा। थर्ड, आपको पूरा एरियोला और निपल अपने बच्चे के माउथ में देना है, तभी इफेक्टिव सकिंग होगी और मिल्क आएगा। आपका पोजीशन बहुत अच्छा रिलैक्सिंग होना चाहिए। अगर आप बहुत झुक के दूध पिलाते हैं तो भी आप थोड़ी देर में थक जाते हैं, आप ढंग से फीड नहीं करा पाते। तो ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिलीवरी के बाद में आप अपने डॉक्टर से जरूर समझें ताकि आप अच्छे से फीड करा पाए। तो जितना आप उसमें भी खुश वो रह बोलते के हैं फीड कि कराएंगे, एक बैक रेस्ट यूज करने के लिए, और बच्चे को भी बिल्कुल पिलो पे लेके अगर थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल एलिवेट सर, करेंगे तो आपकी कमर झुकेगी नहीं, तो वो कंफर्टेबल पोजीशन बन बिल्कुल। जाती है। तो आपको बैकरेस्ट पीछे रखना है, अपने गोद में भी पिलो रखना है। जो लेवल है बच्चे के माउथ का वो आपके निपल तक आना चाहिए, तो आप बिल्कुल नहीं झुकेंगे और आप आराम से उसे फीड करा पाएंगे। जो आपकी एल्बो होती है उसका, उसके अंदर उसका हेड होना चाहिए, तो आप आराम से एक हैंड से ब्रेस्ट को प्रेस करके उसे दूध पिलाएं तो अच्छे से फीड आ जाएगा। अब रही बात सर खाने की, आपने पूछी, तो आपको जैसे मैंने समझाया कि वैरायटी लेनी है, आपको टाइम पे दलिया, ओट्स, खिचड़ी, रागी जो बहुत कैल्शियम रिच है, ये सबका पॉरेज आपको चालू करना है। आपको प्रोटीन्स लेने हैं, पानी आपको खूब पीना है, दूध आप दोनों टाइम एक एक ग्लास चालू कर सकते हैं। फिर भी यदि मिल्क नहीं आता तो शतावरी के कैप्सूल्स आते हैं, पाउडर आता है, आप वो भी ले सकते हैं। शतावरी एक नेचुरल गैलेक्टोगॉग होता है जिससे आपका फीड बढ़ता है। साथ में ड्राई फ्रूट्स, गोंद, नारियल, ये भी जरूर लेना है, इससे भी आपका फीड बहुत अच्छा आएगा। जी मैडम, बहुत अच्छा, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वाला पार्ट मदर्स के लिए, क्योंकि ये कॉमन ऑलमोस्ट हर मदर को ये प्रॉब्लम होती ही है कि मिल्क कम आ रहा है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम जो मेरे पास कई बार मदर्स आती हैं कि ब्रेस्ट पे पेन होता है, मतलब स्तन में दर्द होता है, किन किन कारणों से ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त या फिर उस मतलब आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, और कब कब उसका क्या सॉल्यूशन निकाले, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें मैम तो बहुत अच्छा रहेगा। जो ब्रेस्ट पेन होता है सर, वो या तो होता है कि हमें मेस्टाल्जिया इसलिए होता है क्योंकि बच्चा सक करता है, तो हमारी जो मसल्स होती हैं, आप अगर कंसिडर करेंगे तो आपके हैंड की, अपर बैक की, शोल्डर मसल्स में भी कई बार पेन होता है जब बच्चा बहुत जल्दी जल्दी सक करता है। तो एक तो आप ये अच्छा। ध्यान रखें कि बच्चे को बहुत ज्यादा भूखा ना करने दें। अगर आपको लगता है 2 ढाई 3 घंटे हो गए, बच्चा भूखा है, तो आप उसे पहले ही फीड करा दें, क्योंकि बच्चा कई बार बहुत फोर्सफुल फीड करता है तो आपको पेन। सेकेंड, सबसे कॉमन पेन होता है लम्प्स का। हमारे ब्रेस्ट में जब दूध इकट्ठा हो जाता है, हम कई बार सो जाते हैं, आलस आ जाता है, टॉप फीड करा देते हैं, तो हमारा दूध आया, इकट्ठा हो गया, वो लम्प्स भी भयंकर पेन करते हैं। तो आपको आराम से, इंगॉल्जमेंट जिसको बोलते हैं, जी बिल्कुल सर, जिसको बेसिक इंगॉजमेंट होता है इंगॉल्जमेंट बोलते हैं। जी। तो उसमें हमें एक गर्म पानी में कपड़ा डिप करके उस कपड़े का सेक करना है, हल्के हल्के हाथ से कोई भी ऑयल लेके ब्रेस्ट पे मसाज करनी है निपल्स की तरफ, ताकि वो डक्ट्स थोड़े से ओपन होंगे। अगर आपके पास एक अच्छा ब्रेस्ट पंप है तो उससे भी आप ब्रेस्ट को खाली कर ले, तो आपका इंगॉजमेंट बहुत कम हो जाएगा, आपको पेन कम फील होगा और वो मिल्क भी आप बच्चे को पिला सकते। फिर आता है जो बहुत ज्यादा दर्दनाक है, वो होते हैं निपल कट्स, क्रैक निपल्स। तो क्रैक निपल्स भी अगर आप बार बार अपने ब्रेस्ट को क्लीन करते रहते हैं, ड्राइनेस की वजह से भी क्रैक निपल्स बढ़ते हैं। तो आपको एक्सेसिवली बार बार नैपकिन से अपने ब्रेस्ट को क्लीन नहीं करना, नहीं तो वो जो सीबम होता है, जो एसेंशियल ऑयल्स रिलीज करती है स्किन, वो हट जाता है, आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार आप फॉल्टी लैचिंग कराते हैं, आप सिर्फ निपल माउथ में देते हैं, पूरा एरियोला नहीं देते, तो उसकी वजह से भी ट्रैक्शन से क्रैक निपल्स होते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप ब्रेस्ट फीड छुड़वाते हैं तब आप ड्रैग करते हैं बच्चे के माउथ को बाहर और अपनी ब्रेस्ट को, ऐसा नहीं करना। आपको एक फिंगर से उसके माउथ में इस तरह से उसकी चीक को पुल करके वो वैक्यूम रिलीज करना है, फिर ब्रेस्ट को रिलीज करना है। तो वो जो खींचने की वजह से क्रैक निपल्स हो जाते हैं वो आपको नहीं होंगे। और एक अच्छा सा लुब्रिकेंट क्रीम आप अप्लाई करें। इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क भी बहुत अच्छी चीज है, अगर वो भी आप अपने कट्स पे अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे ये कट्स हील हो जाएंगे। लेकिन ब्रेस्ट ये मैंने भी सुना था कि फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क अप्लाई करना चाहिए निपल पे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, उससे भी बहुत अच्छी हीलिंग होती है। अगर आपको ज्यादा लगता है कि कट्स बहुत ज्यादा है, आप फीड नहीं करा पा रहे, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप थोड़े दिन निपल शील लगा के पिला दीजिए, आपका ब्रेस्ट को भी रेस्ट मिल जाएगा
और फीड भी खराब नहीं हो। ठीक है मैम, एक और क्वेश्चन जो था इसके रिलेटेड कि दो बच्चों के बीच में कैसी स्पेसिंग मेंटेन करनी चाहिए ताकि दोनों ही बच्चे हेल्दी रहें। ये भी बहुत सारे मतलब एक बच्चा लेने के बाद माँ नेक्स्ट जब बच्चा लेती है तो कितना साल का गैप उसमें रखना आइडियल होता है? जी बिल्कुल। इसीलिए सबसे पहले तो मैं अपनी लैक्टेटिंग मदर्स को यही सलाह दूंगी कि अगर आपको पीरियड्स 3-4 मंथ्स तक नहीं आए डिलीवरी के बाद, आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, प्लीज कोई कॉन्ट्रासेप्शन जरूर काम में लीजिए। क्योंकि यदि आप देखेंगे डिलीवरी के बाद में 50% मदर्स मेरे पास में एम्प्टी पिल लेने आती हैं 6 महीने, 8 महीने, 3 महीने में, कि पता ही नहीं चला, पीरियड्स ही नहीं आते थे और हम प्रेग्नेंट हो गए। सो यूज एन इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन आफ्टर 3 मंथ्स। रही स्पेसिंग की बात, पहला बच्चा कम से कम 4 साल का हो जाए, फिर आप सेकेंड बच्चा प्लान करें ताकि पहला बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए, प्ले स्कूल जाने वाला हो जाए, उसके मन में इनसिक्योरिटी ना रहे। आपके लेवल पे देखें तो आपने भी उसे अच्छे से ब्रेस्ट फीड करा दिया 2 साल तक, आपका भी कैल्शियम आयरन जो बॉडी है वो वापस से रेप्लेनिश हो गई, उतनी स्ट्रेंथ आ गई ताकि आप सेकंड बच्चे को आराम से बेयर कर सकें, दोनों बच्चों को अच्छे से पाल सकें। तो जो आइडियल गैप है मेरे अकॉर्डिंगली 3 से 4 साल का होना ही चाहिए दोनों बच्चों के बीच में। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन ये होता है कि अगर एक बार माँ को सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी हो गई तो क्या नेक्स्ट टाइम हम माँ को सिजेरियन सेक्शन करना एकदम जरूरी है या नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल है दूसरे बच्चे के टाइम पे? सर इसे हम कहते हैं वी बैक, वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन। तो नॉर्मली अगर आपके सिजेरियन को आइडियली 4-5 साल हो गए हैं, इसके अलावा आपका बेबी कैफलिक है, मतलब सीधा पोजीशन में है, आपका जो प्लाजेंटा है अपर सेगमेंट है, पानी वानी सब कुछ ठीक है, आपका हीमोग्लोबिन ठीक है, अगर आपको नेचुरल पेन्स आ जाते हैं, प्रोग्रेस हो जाती है, तो हम आराम से वी बैक के लिए ट्रायल देते हैं, मतलब कि वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन। लेकिन यदि हमें लगता मतलब है ये पॉसिबल है? सर बिल्कुल पॉसिबल है, हम लोग गायनोकोलॉजिस्ट से डिस्कस करके उनकी डिसीजन बिल्कुल को समझना पड़ेगा क्योंकि काफी सारी जी टेक्निकल चीजें भी हैं इसमें। बिल्कुल सर पॉसिबल है बट टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं, तो वो जो टेक्निकलिटीज है वो गायनोकोलॉजिस्ट समझ करके आपको जी पॉसिबिलिटी जी समझा देंगे बिल्कुल। और उसके जितना हिसाब से भी आप डिसीजन ले सकते हैं। प्रीवियस सिजेरियन होते हैं सर, उनका ये सबसे पहला सवाल ही होता है कि क्या इस बार मैम वजाइनल डिलीवरी हो जाएगी। तो उनको भी हम यही समझाते हैं कि यदि बच्चे का वजन 2.5 से 3 किलो रहा, यदि आपको खुद को नॉर्मल पेन्स आ गए, सब कुछ फेवरेबल कंडीशन रही, बच्चे की हार्ट बीट ठीक रही, आपके स्टिचेस थ्रू आउट लेबर पेन ठीक रहे, तो हम आराम से आपको ट्रायल दे देंगे। यदि किसी मोमेंट पे हमें लगा कि स्कार पे टेंडरनेस है या बच्चा हेवी है, फंस रहा है, या कोई ऐसी इंडिकेशन है जिससे कि माँ और बच्चे को खतरा है, तो हम तुरंत सिजेरियन करेंगे। और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें बच्चा की पोजीशन ही उल्टी होती है, प्लाजेंटा नीचे होता है, पानी कम होता है, तो फिर हम लोग को इलेक्टिव सिजेरियन ऑप्ट करना पड़ता है। तो अगर फेवरेबल कंडीशंस हो तो डेफिनेटली वी ऑलवेज ट्राई फॉर वी बैक। मैम और एक क्वेश्चन ये है कि डिलीवरी के बाद या सिजेरियन हो या फिर नॉर्मल हो, माँ का पेट निकल जाता है या फिर स्कार बन जाते हैं वहां पर, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसमें कैसे उसको ठीक किया जाए? ये सर आपका ही नहीं, ये मेरे ख्याल से पूरे विश्व का सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि डिलीवरी के बाद में देखिए फिजिकल अपीयरेंस ऑब्वियसली चेंज होती है प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के बाद में। सबसे पहले तो अपनी बॉडी से प्यार कीजिए और अपने आप को जिस तरह से है एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि आप मदरहुड की जर्नी पे हैं, तो आप नॉर्मल जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन 6 मंथ्स के बाद में आप अपने आप ऑटोमेटिकली अपनी ओरिजिनल शेप में आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप डिलीवरी के इमीडिएटली बाद में जिस तरह से लाइफस्टाइल हम बताते हैं कि आप खाना खाना शुरू कीजिए, किस तरह से प्रोटीन्स लेना है, अननेसेसरीली आपको फैट्स, शुगर्स, आटा ये सब अवॉइड करना है, आपको जल्दी जल्दी एक्सरसाइज पे लगना है, वॉक चालू कीजिए, स्टेप्स काउंट कीजिए। 3-4 मंथ्स के बाद में आप अपना सारा डेली रूटीन रिज्यूम कर लीजिए और 4-5 मंथ्स के बाद में आप अपनी विगरस एक्सरसाइज भी चालू कर सकते हैं। अच्छे से नींद लीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, ब्रेस्ट फीड कराइए। 6 मंथ्स के बाद में आप खुद अपने आप में चेंज देखेंगे कि आपकी टमी अंदर जाने लगेगी, आपका वही रूप जो पहले था वापस से आने लग जाएगा। सिर्फ जरूरत है आपके पॉजिटिव एटीट्यूड और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की। सो ऑल द बेस्ट माय मॉमीज कि अपना ध्यान रखें डिलीवरी के बाद, ताकि इस चीज से, इस एंजाइटी से बच सके कि मेरा पेट निकल रहा है, मैं क्या करूं। एवरीथिंग विल सेटल आउट स्लोली एंड स्लोली। एक लास्ट क्वेश्चन है मैडम जी जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट बहुत सारे लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है जी कि सर एक मदर को डिलीवरी के बाद जो इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है या फिर उनकी जो इमोशनल स्टेट होती है जी उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये वर्ड आजकल बहुत लोगों को सुनने को मिलता है बट इसका मतलब क्या होता है, क्या ये एक सच्चाई है, कितना कॉमन है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। और जो घर वाले लोग हैं वो किस तरह जी से मदर की हेल्प कर सकते हैं इस सिचुएशन में, ये जानना बहुत जरूरी है मैं समझता हूँ दर्शकों के लिए, क्योंकि कई बार इस चीज को हम समझते नहीं है तो इसके बारे में हम बिल्कुल। गलत जजमेंट ले लेते हैं। इस बात को हम समझते नहीं है या समझते हैं तो समझना चाहते नहीं है, क्योंकि एक जनरेशन गैप होता है। हर एल्डर्स हमको यही समझाते हैं कि माँ बनना आसान नहीं है, 100 पापड़ बेलने पड़ेंगे, अभी तो आगे देखना क्या होगा। बहुत सारा हम खुद ही उन्हें डिमोटिवेट कर देते हैं, डरा देते हैं। लेकिन घर वालों को ये समझना पड़ेगा कि वो ऑलरेडी एक स्ट्रेस्ड आउट कंडीशन में है। उसने लेबर झेला है, पहले तो उसने प्रेगनेंसी झेली, फिर उसने लेबर झेला, अब रात रात को जागते हैं, ब्रेस्ट फीड कराते हैं, बच्चे के साथ में आपका रेस्ट नहीं होता, आपका डाइट चेंज हो जाता है, सोशलाइजिंग खत्म हो गई, फ्रेंड सर्कल टूट गया, आपका जॉब अगर है तो ब्रेक लग गया। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली मदर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, और इसीलिए पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम ब्लूज बहुत ज्यादा कॉमन है। जिसे भी घर वाले टैंट्रम्स, मूड स्विंग्स इनका नाम देते हैं, तो मदर और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो घर वालों से, हस्बैंड से हम यही अपील करते हैं, ये जो 1.5-2 महीने का पीरियड है डिलीवरी के बाद का, जो पोस्टपार्टम पीरियड है,
अगर आप इस पीरियड में उनका साथ देंगे, अगर उनको इस डिप्रेशन में जाने से बचाएंगे, तो आप अपने घर में ही एक हेल्दी मॉमी हमेशा के लिए लेकर आएंगे। क्योंकि अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे, तभी वो अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर पाएंगी, बच्चे की केयर कर पाएंगी। जो पेन होता है, जो ब्लीडिंग होती है 1.5 महीने तक, आप खुद सोचें कि इट इज सो डिफिकल्ट टाइम। तो अगर हम उस समय उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हम उनको टैंट्रम्स का नाम देंगे, तो वो कितना डिप्रेशन में जाएंगी। तो ये प्यार दुलार बहुत जरूरी है, तभी एक मजबूत मदर होगी जो आगे तक अपने बच्चे का ध्यान रख पाएगी। ये पीरियड अगर आप उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मैंने कितनी ही न्यू मॉमीज को देखा है डिप्रेशन में जाते हुए, एंड देन दे टेक मंथ्स टू रिकवर, जिसकी वजह से ना तो बच्चे का ध्यान रख पाते हैं, ना खुद का ध्यान रह पाता है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज का सपोर्ट आगे आपके परिवार का सपोर्ट बनेगा। सो सपोर्ट माय ऑल न्यू मॉमीज एंड नेवर लेट देम गो इन पोस्टपार्टम डिप्रेशन। थैंक यू मैम, आपने इन प्रश्नों का इतना सुंदर उत्तर दिया है, कितनी सारी चीज़ें बताई। मैं My आशा pleasure, करता sir. हूँ जो दर्शक हैं हमारे चैनल पे, उनको बहुत सारे प्रश्नों का सही उत्तर मिला है, उनकी बहुत सारी डाउट्स और क्वेश्चंस का उनको उत्तर मिल गया होगा और बहुत आसान फील हो रहा होगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी। एंड वंस अगेन थैंक्स मैम, आगे भी हम Thank you. आपसे और भी लाइव सेशन करते बिल्कुल, रहेंगे बिल्कुल, sir. और जी, भी sir. सेशंस में आपको इन्वाइट करेंगे ताकि हमारी सारी मदर्स को उनके प्रश्नों का उत्तर मिले। मैं बिल्कुल। आशा करता हूँ कि ये सेशन आप सभी के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद रहा होगा। जी। आगे फिर हम मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।